सोचिए, एक तरफ एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का एक बहुत ही मतलब विशाल ढांचा है। और इन सब के ऊपर है हमारी न्याय व्यवस्था और अदालतों की भारी भरकम फाइलें। हाँ, और मैं बता दूं कि आज हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार और विविध बंडल मौजूद है। हमने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की कुछ बिल्कुल हालिया समाचार रिपोर्ट्स को खंगाला है। इसमें अमर उजाला, हिंदुस्तान पत्रिका और रॉयल बुलेटिन जैसी पत्रिकाओं की जमीनी खबरें शामिल हैं। और सिर्फ खबरें ही नहीं, हमने जौनपुर प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के आंकड़ों को भी इसमें शामिल किया है। हाँ, और सबसे अहम बात, इस पूरी जमीनी तस्वीर को कानूनी तराजू पर तौलने के लिए हमारे पास इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो बेहद ऐतिहासिक फैसले भी हैं। एक बहुत पुराना 1965 का और एक बिल्कुल नया 2024 का। तो इस पूरी छानबीन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम सतह से नीचे झांक कर देखें। अक्सर अखबार के किसी पन्ने पर छपी एक स्थानीय खबर को हम बस एक छोटी सी घटना मानकर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हम ध्यान नहीं देते। बिल्कुल। मगर वही छोटी सी खबर, अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो हमें उस पूरे कानूनी और प्रशासनिक ढांचे की असलियत समझा सकती है जो समाज में अनैतिक व्यापार जैसी गहरी कुरीतियों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो चलिए, बिना देर किए इस कहानी की शुरुआत उसी जमीनी हकीकत से करते हैं। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं वो बहुत पुरानी नहीं है, जनवरी 2026 की ही बात है। हाँ, जौनपुर जिले का सिकरारा इलाका है ना? एकदम सही। सिकरारा इलाके का ताहिरपुर गांव। वहां की एक आम महिला ने एक दिन हिम्मत जुटाई और अपने ही पड़ोस में चल रहे एक देह व्यापार के अड्डे का कड़ा विरोध किया। और उस महिला का कहना था कि बाहर से कुछ युवतियों को बुलाकर वहां ये सब संचालित किया जा रहा था, जिससे पूरे मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा था और आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। एक नागरिक के तौर पर उसने वही किया जो उसे सही लगा। लेकिन जब कोई अकेला इंसान एक पूरे तंत्र या ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाता है तो जो पलटवार होता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और इस पलटवार का तरीका ही हमें बताता है कि जमीनी स्तर पर ऐसे अवैध काम करने वालों के हौसले कितने बुलंद होते हैं। बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी थी। बिल्कुल नहीं। 16 जनवरी का दिन था। उस महिला के घर में करीब 24 लोग जबरदस्त घुस गए। जरा कल्पना कीजिए, 24 लोगों की एक उग्र भीड़। बाप रे, एक महिला के घर में? हाँ, और उन्होंने वहां घुसकर जमकर मारपीट की। घर के सामान में बुरी तरह तोड़फोड़ की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। और मैंने पढ़ा था कि वो लोग किस हद तक नुकसान पहुंचाने पर उतारू थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस महिला के घर का इंडक्शन चूल्हा तक तोड़ दिया। वही तो, एक मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार के लिए एक इंडक्शन चूल्हा टूटना कोई छोटी बात नहीं है। ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा हमला है। लेकिन कहानी का जो सबसे दुखद और निराश करने वाला हिस्सा है वो तो इसके बाद शुरू होता है। हाँ, जब उस महिला ने मदद के लिए पुलिस को बुलाया तो जो प्रतिक्रिया मिली वो हमारे सिस्टम की एक बहुत ही स्याह तस्वीर पेश करती है। महिला ने तुरंत आपातकालीन नंबर 112 पर फोन किया, लेकिन कोई मदद मौके पर नहीं पहुंची। बिल्कुल कोई नहीं आया। इसके बाद वो खुद सिकरारा थाने गई, जहां उस वक्त थानाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह मौजूद थे। और वहां क्या हुआ? वहां घंटों उसे बैठा कर रखा गया, उसकी एक नहीं सुनी गई और अंततः बिना कोई एफआईआर दर्ज किए उसे थाने से भगा दिया गया। ये सुनकर सच में निराशा होती है। ये घटना सिर्फ एक थानेदार की लापरवाही का मामला नहीं है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो ये स्थानीय स्तर पर शिकायतों को पूरी तरह से नजरअंदाज किए जाने का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। एकदम। जब एक पीड़ित जिसका घर तोड़ा गया हो वो सीधे थाने जाता है और उसे घंटों इंतजार करवाकर वापस भेज दिया जाता है, तो ये उस विश्वास की हत्या है जो एक नागरिक न्याय व्यवस्था पर करता है। और शायद राज्य सरकारें भी इस बात को जानती हैं कि निचले स्तर पर यह समस्या बहुत गहरी है। हाँ, इसीलिए तो जवाबदेही तय करने के लिए ऊपर के स्तर पर कुछ तकनीकी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अगर हम जौनपुर प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर ही गौर करें तो वहां जन शिकायत प्रकोष्ठ का बहुत ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। वो ई संवाद वाला। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई संवाद और जन सुनवाई नाम के पोर्टल विकसित किए हैं और 1067 यानी 1076 जैसी हेल्पलाइन शुरू की है। इनका मूल उद्देश्य यही है कि अगर थाने के स्तर पर सुनवाई न हो तो नागरिक अपनी बात सीधे उच्च अधिकारियों तक पहुंचा सकें। और ताहिरपुर गांव की उस अकेली महिला को न्याय पाने के लिए ठीक यही रास्ता अपनाना पड़ा।
जब स्थानीय थाने ने दरवाजे बंद कर दिए तो वो सीधे जौनपुर के पुलिस अधीक्षक यानी एसपी डॉक्टर कौस्तुभ के कार्यालय जा पहुंची। और वहां जाके जब उसने अपनी आपबीती सुनाई, तब जाकर एसपी के सख्त आदेश पर सिकारारा पुलिस हरकत में आई। सही कहा। और तब जाकर 14 नामजद और करीब 10 या कुछ अखबारों के मुताबिक 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब इस पूरी प्रक्रिया पर विचार कीजिए। एक आम नागरिक को अपने ही घर में सुरक्षित रहने के बुनियादी हक को पाने के लिए जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। प्रशासनिक ढांचा एक ही है, नियम एक ही हैं, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली कितनी अलग अलग हो सकती है। एक तरफ सिकरारा थाने की ये घटना है जहां पुलिस तब तक नहीं हिली जब तक कि एसपी का डंडा नहीं चला। लेकिन क्या पूरी व्यवस्था हमेशा ऐसे ही काम करती है? हमारे पास मौजूद स्रोतों का अगर हम अध्ययन करें तो हमें इसी पुलिस प्रशासन के काम करने के कुछ बिल्कुल अलग तरीके भी दिखाई देते हैं। चलिए उन अन्य तरीकों पर भी बात करते हैं। हमारे स्रोतों में 2 और बहुत ही अलग घटनाएं मौजूद हैं। पहला मामला मई 2022 का है। हाँ, खुशी होटल वाला मामला। बिल्कुल, जलालपुर कस्बे से सटे लखनऊ वाराणसी हाईवे पर खुशी होटल की घटना। यहाँ पुलिस का रवैया सिकरारा मामले से बिल्कुल विपरीत था। किराकत इलाके के सीओ संत प्रसाद उपाध्याय को एक मुखबिर से बहुत ही सटीक सूचना मिली थी। और सूचना मिलते ही उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई और तुरंत उस होटल पर छापेमारी कर दी। और वहां 5 जोड़े आपत्तिजनक हालत में पाए गए। होटल के मालिक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया और होटल को तुरंत सील कर दिया गया। इस पूरे मामले में एक बहुत ही हास्यास्पद पहलू भी है। छापेमारी के दौरान होटल का मालिक शिव कुमार वहां से फरार हो गया था। अरे हाँ, उसका बहाना तो सुनिए। जब बाद में उस मालिक की तरफ से सफाई आई तो उसने कहा कि बच्चे होटल में बस खाना खाने आए थे। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें नहाना है, तो मैनेजर ने उन्हें कमरा दे दिया और वे बस नहा रहे थे। ये बहाना जितना बेतुका है, उतना ही ये इस बात को भी उजागर करता है कि जब प्रशासनिक अमला सक्रिय होता है और त्वरित कार्रवाई करता है तो अवैध धंधा चलाने वालों के पास बचने का कोई तार्किक रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल, मुखबिर की सूचना पर सीओ स्तर के अधिकारी का तुरंत कार्रवाई करना ये दिखाता है कि जब व्यवस्था काम करना चाहती है तो वो कितनी चुस्त हो सकती है। ये सिकरारा की उस घटना से बिल्कुल उलट है जहां व्यवस्था पूरी तरह से सोई हुई थी। और इसी व्यवस्था के काम करने का एक तीसरा और अनोखा तरीका भी है, जिसे हम शायद संयोग कह सकते हैं। दिसंबर 2025 का एक मामला देखिए। औलंदगंज मोहल्ले वाला। हाँ, जौनपुर शहर के उलंदगंज में गौतम बुद्ध होटल की घटना। यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रनंदन सिंह दरअसल एक अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। उनका इरादा किसी देह व्यापार के अड्डे को पकड़ने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन क्योंकि वो भारी दलबल के साथ उस इलाके में मौजूद थे, तो वहां के स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाई और मौके पर ही मजिस्ट्रेट साहब से शिकायत कर दी। सही कहा। उन्होंने बताया कि इस इमारत की पहली मंजिल पर अनैतिक व्यापार चल रहा है और मजिस्ट्रेट साहब ने बिना कोई देरी किए अपनी टीम के साथ वहां छापेमारी कर दी। और वहां अलग अलग कमरों से कुल 9 लोग पकड़े गए, जिनमें युवक और युवतियां शामिल थीं। इसमें एक और गंभीर बात यह थी कि पकड़ी गई युवतियों में से एक के नाबालिग होने का भी शक था, जिसके चलते तुरंत उसके मेडिकल परीक्षण के आदेश दिए गए। तो इन तीनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर जो तस्वीर बनती है वो हमें एक ही प्रशासन तंत्र के 3 अलग-अलग चेहरे दिखाती है। बिल्कुल। पहली स्थिति में तंत्र पूरी तरह से उदासीन है, वो नागरिक की पुकार को अनसुना कर देता है। दूसरी स्थिति में वो अपने मुखबिरों का इस्तेमाल करके बहुत ही आक्रामक और त्वरित कार्रवाई करता है। और तीसरी स्थिति में वो महज एक संयोग के सहारे काम करता है। ये अनिश्चितता हमें बताती है कि जमीनी स्तर पर किसी भी आम इंसान के लिए न्याय पाना कितना अप्रत्याशित हो सकता है। सही बात है। तो सड़कों और होटलों में होने वाली इस जमीनी हकीकत को तो हमने समझ लिया। पुलिस की ये सारी कवायद इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1966 के तहत की जाती है। हाँ, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। लेकिन अब इस चर्चा को सड़कों और थानों से निकालकर अदालतों के गंभीर गलियारों की तरफ ले चलते हैं। जब ये सभी मामले अदालत के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो कानून की किताब में लिखे शब्द इन घटनाओं को कैसे परिभाषित करते हैं? ये इस चर्चा का सबसे दिलचस्प मोड़ है। सड़क पर जो स्थिति बिल्कुल साफ नजर आती है, अदालत के भीतर जाकर वही स्थिति कानूनी परिभाषाओं की कसौटी पर परखी जाती है। बिल्कुल। इस कानून का मूल ढांचा इस तरह से बनाया गया है
कि ये मुख्य रूप से उन लोगों पर प्रहार करे जो इस व्यापार को एक धंधे के रूप में चलाते हैं और जो दूसरों के शोषण से मुनाफा कमाते हैं। जैसे कानून की धारा 3 वेश्यालय चलाने वालों से निपटती है, धारा 4 ऐसे व्यापार की कमाई पर जिंदा रहने वालों के लिए है। लेकिन हाल ही में इस कानून के तहत एक बहुत ही बड़ी कानूनी बहस ने जन्म लिया है, और वो बहस इस बात को लेके है कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में खरीदार या ग्राहक की कानूनी परिभाषा क्या है। और इसी बहस ने फरवरी 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस चौंकाने वाले फैसले की नींव रखी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने एबीसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया। ये हैरान करने वाला था, जो सोचते हैं कि छापेमारी में पकड़े गए हर व्यक्ति को एक जैसी सजा मिलती है। इस मामले की पृष्ठभूमि क्या थी? देखिए, इस मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने एक ऐसे घर से गिरफ्तार किया था जिसका इस्तेमाल वेश्यालय के रूप में किया जा रहा था। राज्य सरकार के वकीलों का तर्क बहुत सीधा था कि चूंकि वह व्यक्ति वहां मौजूद था और पैसे देकर शामिल हुआ था, इसलिए उस पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलना चाहिए। हाँ, धारा 3, 4, 5, 7, 8 और 9 के तहत। लेकिन उच्च न्यायालय का नजरिया इन धाराओं की तकनीकी व्याख्या पर आधारित था, जो राज्य के तर्क से बिल्कुल अलग था। अदालत ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये व्याख्या की कि जो व्यक्ति एक ग्राहक के रूप में वहां जाता है, वो किसी व्यावसायिक मकसद या मुनाफे के लिए किसी महिला की खरीद फरोख्त नहीं करता है। बिल्कुल, अदालत के नजरिए से वो ग्राहक केवल अपनी वासना या शारीरिक इच्छा को पूरा करने के लिए उस जगह जाता है और उसके बदले पैसे चुकाता है। और इस अधिनियम के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए व्यावसायिक मकसद का होना जरूरी है, यानी शोषण के जरिए पैसे कमाना। एक ग्राहक का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता है। और कानून के शब्दों की इसी चीरफाड़ का नतीजा ये निकला कि अदालत ने साफ कर दिया कि केवल ग्राहक होने के नाते किसी भी व्यक्ति पर इस अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत अपराध का मामला नहीं बनता। ये तो बहुत ही बड़ा फैसला है। वैसे अदालत ने इस मामले में ये भी पाया कि पुलिस ने छापेमारी के दौरान जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, जैसे 2 स्थानीय गवाहों का ना होना। हाँ, वो धारा 15(2) वाली बात। लेकिन जो सबसे बड़ा कानूनी सिद्धांत निकल कर आया वो यही था कि एक ग्राहक व्यावसायिक शोषण की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। अब इसे अगर साधारण शब्दों में समझें तो एक तरफ स्थानीय पुलिस गौतम बुद्ध होटल और खुशी होटल जैसे ठिकानों पर छापेमारी करती है और ग्राहकों को पकड़ती है, लेकिन जब वही ग्राहक हाईकोर्ट जाता है तो कानून उसे व्यापारिक शोषण के आरोप से बाहर निकाल देता है। बिल्कुल, और इस ताज़े फैसले की अहमियत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। हाँ, उस पुराने मामले की तरफ जो 1965 का है। सही कहा, महाराष्ट्र राज्य बनाम जुगमंदर लाल मामला। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया था और इस पूरे विवाद के केंद्र में कानून की धारा 3(1) में लिखे गए 2 शब्दों की व्याख्या थी। वो 2 शब्द कौन से थे? पहला शब्द था दंडनीय यानी पनिशेबल, हाँ। और दूसरा शब्द था दंडित यानी पनिश्ड। ये सुनने में शायद एक जैसा लगे, लेकिन कानूनी दुनिया में इन 2 शब्दों ने बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी थी। शब्दों का ये खेल वाकई बहुत ही गहरा है। उस मामले में एक व्यक्ति को वेश्यालय चलाने का दोषी पाया गया था। जब मामला निचली अदालत में गया तो वहां के न्यायाधीश ने उसे जेल नहीं भेजा। हाँ, सिर्फ 1500 और 500 रुपए का जुर्माना लगा के छोड़ दिया। और राज्य सरकार ने इसके खिलाफ अपील की। उनका तर्क था कि इस गंभीर अपराध में सिर्फ जुर्माना लगाकर नहीं छोड़ा जा सकता, जेल भेजना अनिवार्य है। और यहीं पर अदालत ने कानून के उस बेहद सख्त चेहरे को सामने रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि धारा 3(1) की भाषा बहुत साफ है। अगर कोई वेश्यालय चलाता है तो उसे पहली बार के अपराध के लिए 1 से 3 साल का कठोर कारावास और जुर्माना होना ही चाहिए। लेकिन बचाव पक्ष का कहना था कि कानून में दंडनीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि न्यायाधीश की मर्जी है कि वो जेल भेजे या सिर्फ जुर्माना लगाए। अदालत ने इस तर्क को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि दंडनीय होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सजा देना न्यायाधीश की मर्जी पर है। इसका मतलब है कि सजा हर हाल में भुगतनी ही होगी। अदालत के पास सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ने का कोई विशेषाधिकार नहीं है। यही वो अंतर है जो इन दोनों फैसलों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करता है। 65 का फैसला वेश्यालय चलाने वालों के खिलाफ कानून की सख्ती दिखाता है, जबकि 24 का फैसला ग्राहकों के लिए एक कानूनी बचाव का रास्ता खोल देता है। ये विरोधाभास अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है।
अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम ज़मीनी घटनाओं और उच्च न्यायालयों के इन फैसलों का हमारे रोज़मर्रा के नज़रिए पर क्या असर पड़ता है? अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो पता चलता है कि समाज में हम अक्सर सोचते हैं कि कानून ब्लैक एंड व्हाइट होता है, कि जो गलत है वो गलत है। हाँ, लेकिन वास्तविकता ग्रे है, वो बीच की स्थिति में है। एक तरफ कानून का वो सख्त चेहरा है जो कहता है कि वैश्यालय चलाने वाले को हर हाल में जेल जाना ही होगा, और दूसरी तरफ कानून की वो टेक्निकल व्याख्या है जो ग्राहक को वाणिज्यिक शोषण की परिभाषा से बाहर निकाल देती है। और इन दोनों के बीच फंसा है वो आम नागरिक। जरा फिर से सिकरारा की उस महिला के बारे में सोचिए। उसे इन कानूनी बहसों या 65 और 24 के फैसलों से कोई सरोकार नहीं है। उसे बस अपने घर में सुरक्षा चाहिए। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस खोज में हमारे साथ उतरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।